Hello commandos, welcome to Biometers classes online. So today it's a lecture from the class 12 physics chapter magnetism and matter. हमने बेसिक आइडिया बार मैग्नेट के बारे में लिया हुआ है और बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी हमने लिखना सीखा है। तो बस मैं उन्हीं फॉर्मूलों को एक बार क्या कर दे रहा हूं, यहां पर रिकॉलिंग कर दे रहा हूं ऑफ फॉर्मूला की। मुझे उम्मीद है लेक्चर्स देखने के बाद में आपको एक बात समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। अभी जिस हेडिंग को हम स्टार्ट करने वाले हैं वहां पर भी बिल्कुल सेम टू सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की रिकॉलिंग की आवश्यकता होने वाली है बेटा। सो देखो, ये है आपके पास में बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये इसका सेंटर, यहां से यहां तक की लेंथ, सेंटर को मैंने ओ ले लिया, ये रही एल और ये रही एल। इस बार मैग्नेट से आर दूरी पर, यहां से आर दूरी पर, दैट इज एक्सियल पोजीशन, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो बी ऑन एक्सिस जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m, और आर के साथ में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। सही बात है ना। इसे हमने शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए यदि लिखना है तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, यस और नो, सही बात है। यदि मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाता हूं, मान लो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर आर दूरी है। अच्छा, एक काम कर देता हूं, इसे मैं पी पॉइंट ले रहा हूं ना, तो ये मैं पी लिख देता हूं, इसे मैं क्यू पॉइंट मान लेता हूं। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्यू पॉइंट पर वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो बी एट क्यू वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर द होल पावर 3/2। जिसे मैं शॉर्ट डाइपोल के लिए लिखता हूं तो ये आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और माइनस रह गया यहां पे, माइनस एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब। रिलेशन यदि मैं देखता हूं तो बी एट पी वेक्टर जो है वो माइनस टाइम्स बी एट क्यू वेक्टर यहां पर बनता है। यस और नो, यस और नो। और एक और मेन फॉर्मूला कि भैया ये है आपकी बार मैग्नेट नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। इसका मतलब ये है आपका मैग्नेटिक मोमेंट या डाइपोल वेक्टर। तो यहां से थीटा एंगल पर आर दूरी पर, दैट इज बी एट आर कॉमा थीटा, कितना बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो है यहां से अल्फा एंगल पर ये बी वेक्टर आने वाला है। यस और नो। अच्छा, मैंने आपको इसमें एक पॉइंट बताया कि नहीं बताया, टेन अल्फा बराबर जो आएगा टेन थीटा बाई 2 आएगा, ये मैंने बताया है या नहीं बताया है? क्योंकि देखो डिराइव तो मैंने नहीं किया था, ये तो मुझे अच्छे से याद है। ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए करते हो, तो बिल्कुल कहानी वैसे ही चलने वाली। नाउ अब हम आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये क्या खुल गया भाई? और हमारी जो हेडिंग है वो है बेटा टॉर्क ऑन बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो भाई, सिंपल है, यदि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आती है तो इस लेक्चर को आप सीधा आगे बढ़ जा सकते हो, सीधा आगे बढ़ जाओ। और नहीं आती है तो फिर तो देखना तो पड़ेगा। जैसे देखो, लेफ्ट साइड में मैं सब कुछ कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिस पे, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला आप नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ये है आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है।
इसमें आपने ये माइनस क्यू और ये रहा प्लस क्यू और ये एक डाइपोल यहां पर रखा हुआ है एट एन एंगल थीटा, बराबर। तो आप कहोगे सर जी इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा एफ ई वेक्टर, या वेक्टर नहीं भी लिखते हो मान लो एफ ई, तो ये लगेगा क्यू ई और इस पर लगेगा इधर एफ ई बराबर क्यू ई, यस और नो। क्या होगा? तो भैया देखो ये बनाएंगे एक ये दूरी जो है वो 12 है, एफ नेट जो है वो है आपका 0, यस। तो जो टॉर्क आता है कितना आता है? पी ई साइन थीटा। याद आ रहा है कैसे आ रहा है ये, कि मैं पूरा डिराइव करवाऊं? ये याद है क्या? ये आपकी रिकॉलिंग हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अब हम इसको यहां पर लेके आते हैं। तो देखो भैया हमने क्या किया, हमने बोला अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 12 एंड पोल स्ट्रेंथ m। देखो पोल स्ट्रेंथ m। अब एनसीईआरटी ने इस पॉइंट को गोल किया है डायरेक्ट, उन्होंने सीधा टॉर्क का वैल्यू लिख दी है कि भैया आपको आती होगी करके। पोल स्ट्रेंथ m इज केप्ट एट एन एंगल थीटा, केप्ट इन यूनिफॉर्म, ऐसे लिखना पड़ेगा पहले ना, केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा। तो भैया हम ड्रॉ करते हैं सब कुछ। तो देखो भैया ये रहा हमारे पास में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन 4 बनानी है कि 5 बनानी है कि 6 बनानी है? कुछ भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो आपकी मैग्नेट की लेंथ कितनी बनाते हो उस पर निर्भर करेगा सब कुछ, यस और नो। थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगे इनको। मान लेते हैं मैंने यहां पर एक बार मैग्नेट को रखा है, ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहां पर रख दिया है। तो यहां पर आपके पास में ये जो बार मैग्नेट है इसकी जो एक्सिस है बेटा, ये यहां पर बना रही है थीटा का एंगल, ओके। नाउ यहां पर बेटा इसका पोल स्ट्रेंथ क्या आएगा? प्लस एम, इसका क्या आएगा? माइनस एम। पोल स्ट्रेंथ आपको पता है प्लस एम आएगी और माइनस एम आएगी। और जब ऐसा होगा तो इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एम बी इस डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स लगेगा ये लगेगा एम बी इस डायरेक्शन में। लगेगा या नहीं लगेगा? तो आपने बोला हाँ। सो भाई अब यहां पर देखो मैंने क्या बोला, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय नॉर्थ पोल, तो वो आएगा m इंटू बी बराबर, और ये जो होगा वो कहां होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में लगेगा, बिल्कुल। अच्छा सिमिलर वे में द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय साउथ पोल, बताओ ये क्या आएगा? ये भी आएगा एम बी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इन द डायरेक्शन कौन सी भैया? अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, यस। तो ओवरऑल नेट फोर्स जो आएगा,
नेट फोर्स ऑन बार मैग्नेट। तो भैया आप क्या कहोगे सर जी? तो एफ नेट बराबर जो आएगा वो आएगा एम बी और प्लस माइनस एम बी। तो यहां से आपने लिखा एफ नेट बराबर है 0। चाहे मैं यहां से वेक्टर को हटा लेता हूं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि when a bar magnet is kept in magnetic field, net force on it is 0। नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। नेट फोर्स तो 0 हो गया, वो वाली कहानी तक तो मुझे समझ में आती है। लेकिन मैंने एक बात गौर करी। सर जी क्या बात गौर करी? बात ये गौर करी कि देखो यहां पर ये जो बार मैग्नेट है इसकी जो लेंथ है ये है हमारे पास में कितनी है बेटा? 12। वही लेते हैं हम, ये वाली लेंथ कितनी आ गई? 12 आ गई। मैंने बोला हाँ। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये जो दो फोर्सेस हैं ये पैरेलल फोर्सेस हैं और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? तो आपने बोला हाँ सर लग तो रहे हैं। तो एक काम करते हैं, मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं, इसे आगे बढ़ा लेता हूं और यहां पर एक पॉइंट ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। तो अब आप देखो एम बी और एम बी दो समान मैग्नीट्यूड के फोर्स और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप मान लीजिए डी। ये कितनी है? डी है। सही है। तो क्या होगा? दे विल फॉर्म अ कपल। दे विल फॉर्म अ कपल। यस और नो? सही बात है। तो मैंने बोला हां सर जी बात तो सही है। तो मैंने बोला यहां पर कि व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्स in opposite direction at some perpendicular distance, तो क्या होगा? दे फॉर्म कपल। वो क्या बनाते हैं बेटा? कपल विच कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्क। विच क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्क। तो ये क्या उपलब्ध कराएंगे यहां पर? टॉर्क। क्या बनाएंगे? टॉर्क। क्या देंगे? टॉर्क। अच्छा ये जो टॉर्क होता है इसको डिफाइन कैसे किया जाता है बेटा? तो टॉर्क को डिफाइन किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स इनटू perpendicular distance between these two forces। क्या ऐसे डिफाइन किया जाता है? हां। तो भैया यहां पर यदि मैं टॉर्क लिखूंगा तो टॉर्क बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स तो आएगा एम बी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर अभी के लिए क्या है? डी। लेकिन यदि आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो तो ये साइड है 12, ये है डी और ये है थीटा। तो आप यहां पर लिख सकते हो साइन थीटा बराबर लिख सकते हो डी अपॉन 12। तो भैया जी यहां पे डी आएगा आपका 12 साइन थीटा। यस और नो? आएगा या नहीं आएगा? हां सर जी आने वाला तो है। और यदि आएगा सो इट इंप्लाइज टाउ बराबर, टॉर्क को टाउ कहेंगे एम बी और डी की जगह आ जाएगा 12 साइन थीटा। ये एम स्मॉल है ध्यान रखना है ना? ओके।
तो क्या मैं इट इंप्लाइज लिख सकता हूं टाउ बराबर m इंटू 12 इंटू बी और साइन थीटा। सो इट इंप्लाइज टाउ बराबर m इंटू 12 को मैं लिख सकता हूं एम बी साइन थीटा। ये आ रहा है टॉर्क। ये क्या आ रहा है? टॉर्क। मतलब यदि मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लेके जाना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं टॉर्क वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब खास बात देखो, इस टॉर्क से हो क्या रहा है। इस टॉर्क के कारण देखो, ये इसे इधर चलाना चाहता है, ये इसे इधर लेके जाना चाहता है। मतलब ये क्या करेंगे, इसे घुमाने की कोशिश करने वाले हैं। और मतलब इस टॉर्क के कारण यहां पर ये जो बार मैग्नेट है वो क्या कोशिश कर रही है, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश कर रही है। देखो ये एम वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये एम वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सही बात है। तो यहां पर जो बार मैग्नेट है वो अपने आप को क्या करने की कोशिश कर रही है, अलाइन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसने क्या किया है, टॉर्क का अनुभव किया है। किसका अनुभव किया है? टॉर्क का अनुभव किया है। दैट इज टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, और वेक्टोरियली मैं उसे लिख सकता हूं टाउ वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हेंस हमने पाया कि ड्यू टू दिस टॉर्क या मैं ऐसे लिखूं हेंस magnet is trying to align itself in the direction of magnetic field, तो इसका क्या मतलब है सर जी? ठीक है ना, ऐसे तो आते ही रहता है। तो मैंने ये बोला भैया कि वो तो चाहती है, वो बात तो ठीक है। तो देयरफॉर टॉर्क नीडेड, एक्सटर्नल टॉर्क नीडेड टू मेंटेन मैग्नेट at this position टाउ एक्सटर्नल बराबर आ जाएगा एम बी साइन थीटा। क्या आएगा? एम बी साइन थीटा। अच्छा, और अब देखो क्या हो रहा है ना, ये वो टॉर्क आ रहा है एक्सटर्नल एम बी साइन थीटा, जो इसे यहां पर मेंटेन रखने के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? बार मैग्नेट को इस पोजीशन पर अलाइन करने के लिए। अदरवाइज तो वो टॉर्क के कारण क्या हो रहा है, जा रहा है। किधर जा रहा है? अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो भैया इसमें एक चीज और बन जाती है, और वो आती है बेटा रीस्टोरिंग टॉर्क। मतलब वो टॉर्क जो रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। तो भैया जो रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा दैट इज टाउ रीस्टोरिंग, वो आएगा कितना फिर? माइनस एम बी साइन थीटा। देखो ये प्लस और माइनस का लफड़ा समझ में आता है ना। एक्सटर्नल वाला आएगा प्लस एम बी साइन थीटा, और रीस्टोरिंग वाला जो इसे रीस्टोर कर रहा है वो आएगा माइनस एम बी साइन थीटा। मतलब वो तो चाहता है कि भैया आए, वो क्या चाह रहा है कि वो इधर आ जाए। ठीक है, यस और नो? श्योर हैं? ओके। नाउ ये रीस्टोरिंग टॉर्क से हम लोग एक चीज निकालते हैं, वो क्या है? क्योंकि इस पर यदि रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, मतलब ये एसएचएम कर सकता है, एंगुलर एसएचएम। अब भाई देखो इसके आगे की कहानी उसी बच्चे को समझ में आएगी जिसको एसएचएम वगैरह आता है। सर हमें तो नहीं आता तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर स्टेप्स को याद रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब ये जो है वो कैसे कि भैया देखो, वी नो
टाउ रीस्टोरिंग बराबर होता है आई इंटू अल्फा, जहां पर आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वर्ड पहले भी सुने हुए लग रहे हैं क्या? और अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, यस, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमारे पास में एक ये है, एक ये है, सो देयरफॉर आई इंटू अल्फा बराबर आएगा माइनस का एम बी साइन थीटा। कितना आएगा? माइनस का एम बी साइन थीटा। ओके, अब मैं यदि ये कहूं कि भैया इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, तो भैया साइन थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर आएगा। सो मैं ये कह सकता हूं कि देयरफॉर आई इंटू अल्फा बराबर माइनस एम बी और थीटा, सो इट इंप्लाइज अल्फा बराबर माइनस एम बी थीटा अपॉन आई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर द रिलीज, जस्ट आफ्टर द रिलीज। मतलब आपने किसी बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा थीटा एंगल पे लेके और छोड़ा, तो जैसे ही छोड़ोगे तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो माइनस एम बी थीटा, और ज्यादा बड़े एंगल पे छोड़ा तो माइनस एम बी साइन थीटा, यहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक काम कर देता हूं यार मैं, देखो बहुत बढ़िया शानदार चीज हो गई, ध्यान आ गया। तो इट इंप्लाइज अल्फा बराबर माइनस एम बी साइन थीटा अपॉन आई। अच्छा, कोई एक ये बता सकता है कि माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है? माइनस का सिग्निफिकेंस देखो, आप मैग्नेटिक फील्ड से थीटा इधर दे रहे हो और ये लौट के इधर आ रही है, तो अल्फा और थीटा की डायरेक्शन क्या आ रही है? अपोजिट आ रही है, यस और नो? सो ये यहां पर आ गया, तो मैं इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, फिर ये लाइन को हटा देता हूं, तो सीधा सीधा लिख देता हूं। तो देयरफॉर अल्फा बराबर आ गया माइनस एम बी थीटा अपॉन आई। चलो भैया, अच्छा वी नो, एक और चीज हम जानते हैं, अल्फा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। कहां से? एसएचएम ऑसिलेशन वाले चैप्टर से। तो भैया इन दोनों को फिर से कंपेयर करेंगे, तो देयरफॉर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर माइनस एम बी थीटा अपॉन आई। बोलो कौन कटेगा? माइनस माइनस थीटा थीटा, सो इट इंप्लाइज ओमेगा स्क्वायर बराबर आएगा एम बी अपॉन आई। सो इट इंप्लाइज ओमेगा बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ एम बी अपॉन आई। अब ओमेगा को मैं लिख सकता हूं, इट इंप्लाइज 2 पाई अपॉन टी बराबर अंडर द रूट ऑफ एम बी अपॉन आई। सो इट इंप्लाइज टी बराबर आएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। सेम रिजल्ट आपने किया होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, बस अंतर क्या आया होगा? पीई, एम की जगह पी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जगह वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आया होगा पी, और मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने यहां पर लिखा है उसकी जगह क्या आया होगा? ई। मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या आएगा? ई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस। इस पर भैया सवाल आपको पूछे जा सकते हैं कि टाइम पीरियड के कंपैरिजन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट को बढ़ा दिया, 2 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, 5 गुना कर दिया, 6 गुना कर दिया। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं यहां पर लिख देता हूं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो यहां पर बनने वाली है वो क्या बनने वाली है? देखो, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ आई,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो सवाल बनेगा भैया, अब देखो आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई बराबर वो आएगा ml²/12। क्यों 12? क्योंकि सेंटर के अबाउट घूम रही है। बात समझ में आ रही है? SHM कर रही है, टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो भैया लेंथ को डबल कर दिया, तो लेंथ को डबल करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना होगा, लेकिन टाइम पीरियड तो 2 ही गुना होगा। यस। तो ये सवाल देखो आज तक पूछे नहीं गए हैं और भविष्य में जानता नहीं हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि भैया क्वेश्चन और कैसा बन सकता है। यस और नो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड आता है, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ही निकालना है, बट अबाउट द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि जो बार मैग्नेट घूमेगी वो अबाउट सेंटर ऑफ मास घूमेगी। यहां पर जो आई है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने कहीं तो लिखा है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, लेकिन भैया छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है। ठीक है, तो इतना सब कुछ तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। एनसीईआरटी में तो थोड़ा बहुत कुछ लिखा है उसी को कर दिया, तो भैया ऐसे ही होता है। यस और नो। चलो नाउ वन मोर हेडिंग जो अब हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेटा जी वर्क डन इन रोटेटिंग a bar magnet in external मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये यूनिफॉर्म फील्ड की सारी बात चल रही है। तो भैया देखो कहानी ऐसे है कि ये है हमारे पास में एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारे पास में एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें भैया आपकी एक बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है। लो भाई इसको थोड़े ज्यादा लाइन मारनी पड़ेंगी लगता है। क्या हो रहा है ना, ये है ना कभी कभी ऐसी दिक्कतें हो ही जाती है, डायग्राम सही नहीं बनता ऐसा लगता है तभी। तो ये रखी है एट एन एंगल थीटा, भैया सही है। तो the torque needed to maintain the bar magnet at position theta from magnetic field या फिर मैं कहूं the torque required to rotate bar magnet at an angle theta from magnetic field कितना आएगा? तो आप लिखोगे सर जी टाउ बराबर आएगा एम बी साइन थीटा। मैंने बोला ठीक है सर जी। लेट्स से it is further rotated by an angle d थीटा। मतलब मैंने इसे क्या किया, थोड़ा सा और रोटेट कर दिया, तो ये ऐसे हो गई यहां पे, सही है। तो मैंने इसे और आगे फर्दर रोटेट कर दिया बाई स्मॉल एंगल डी थीटा से। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं। ठीक है, ये ऐसे बना दिया। ठीक है, ये आपको डी थीटा दिख रहा होगा। तो अब इसको मैं घुमा रहा हूं मैग्नेटिक, देखो बार मैग्नेट तो चाहती है इसको अलाइन करना, बार मैग्नेट अपने आप क्या होना चाहती है, अलाइन होना चाहती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन भैया मैं तो उसे और ऊपर सरका रहा हूं, मैं उसे क्या कर रहा हूं, और ऊपर सरका रहा हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
एक वर्क डन करना पड़ेगा। तो भैया मैं ये कह रहा हूं स्मॉल वर्क डन टू रोटेट मैग्नेट फर्दर बाई डी थीटा। तो जैसे देखो वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे यहां घुमाते समय हम क्या लेंगे, घुमाते समय लेंगे हम लोग डी डब्ल्यू बराबर टाउ डॉट डी थीटा, टाउ डॉट डी थीटा। ठीक है, अब इट इंप्लाइज डी डब्ल्यू बराबर आएगा एम, या एक काम करो हम तो सीधा लिख लेते हैं बाद में, टाउ की वैल्यू तो वैसे भी हमें पता है ना। तो देयरफॉर वर्क डन टू रोटेट बार मैग्नेट फ्रॉम पोजीशन थीटा 1 टू थीटा 2 कितनी आएगी, तो भैया ये आएगी W बराबर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। ठीक है, चलो तो पुट करो वैल्यूज को, करो भैया। तो देयरफॉर W बराबर इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, डी डब्ल्यू की जगह आएगा टाउ डॉट डी थीटा। चलो आगे करते हैं, थीटा 1 से थीटा 2, टाउ की जगह आपने लिखा एम बी साइन थीटा डी थीटा। सो इट इंप्लाई W बराबर एम बी आएगा कॉमन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और लिमिट लगेगी थीटा 1 से थीटा 2। सही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है ध्यान से। तो W बराबर एक काम करो, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, तो ये आएगा माइनस का एम बी और ये आएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, माइनस का कॉस थीटा 2 माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यदि मैं इस माइनस को अंदर डाल दूं तो भैया इट इंप्लाई W बराबर आएगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सवाल ये है कि ये जो वर्क डन है ये एक्सटर्नल है या नहीं है, कंजर्वेटिव है। सर हमें क्या मालूम, थोड़ी सी बुद्धि लगाते तो आपको पता लगता। ये हम एक्सटर्नली घुमा रहे हैं ना, स्मॉल वर्क डन टू रोटेट मैग्नेट फर्दर, मतलब हम ही घुमा रहे होंगे, क्योंकि मैग्नेट खुद से घूमना चाहती है क्या, नहीं, मैग्नेट तो अपने आप को अलाइन करना चाहती थी। ये तो हम हैं जो इसे घुमाने की कोशिश करे जा रहे हैं, यस और नो। अब इसके साथ में एक चीज और देखिए, वो क्या है समझिए बेटा। देखो ये जो वर्क डन हमने निकाला एक्सटर्नल, ये तो हमको पता लग ही गया। तो अब मैं लिखूंगा भैया, देखो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो आएगा वो आएगा आपका एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, लेकिन यदि मुझसे पूछा जाए वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड, तो वो आएगा माइनस एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यस और नो। दैट इज वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आएगा एम बी कॉस थीटा 2 माइनस एम बी कॉस थीटा 1, यस और नो। कोई दिक्कत? ऐसा मैं क्यों लिख पा रहा हूं, बिकॉज वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो माइनस टाइम्स वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये आपको पता ही होगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कंजर्व है क्या? हाँ भैया है ना, और क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, सो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इतना हमारे पास में मिल चुका है, एम बी कॉस थीटा 2 माइनस का एम बी कॉस थीटा 1, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। ओके ओके, एक चीज और मैं जानता हूं, वो क्या है पता है?
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? माइनस टाइम्स डेल्टा पीई, माइनस टाइम्स डेल्टा पी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का माइनस, मतलब आप लिख सकते हो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव आएगा यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल। यस और नो? यस और नो? ठीक है। तो यहां से क्या करते हैं सर जी, इसको और इसको यदि मैं कंपेयर करता हूं तो भैया इनिशियल पोजीशन θ1 थी, फाइनल पोजीशन θ2 थी। यस और नो? इन दोनों को यदि मैं कंपेयर करता हूं तो देखो θ1 से θ2 जा रहे हैं, मतलब ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है क्या? हां। और यदि ऐसा है तो मैं लिख सकता हूं कि फॉर एनी जनरल पॉइंट u एट थीटा, पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा कितनी आएगी? तो गलती हो रही कि गलती क्यों हो रही है यार? गलत हो रहा है ये तो पूरा। कुछ गलती करी है क्या मैंने? होनी तो नहीं चाहिए। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, देखो यहां तक तो मैंने सही निकाला, ये तो रिजल्ट मुझे वर्क डन बाय, ये तो मुझे ये रिजल्ट भी याद है, वर्क डन बाय एक्शन एमबी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ये तो मैंने सही किया, ये सही किया है। वर्क डन बाय एक्शन माइनस वर्क टाइम कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय मैग्नेटिक माइनस एमबी cos थीटा 1, मैग्नेटिक कंजर्वेटिव में आ गया माइनस एमबी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो ये माइनस वाला माइनस माइनस प्लस होगा तो ये माइनस आएगा, तो ये सही लिखा है मैंने। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा पी, ओ ये आएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। भैया देखो ये चेंज है तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा, तो इसका मतलब ये आएगा यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल। हाँ, यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल। तो भैया जी मैं इसे यहां पर देखो, इसको मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड माइनस एम बी कॉस थीटा 1 माइनस टाइम्स माइनस एम बी कॉस थीटा 2। यस और नो? देखो ये प्लस माइनस का, तो यहां से इन दोनों को कंपेयर करना होगा। एक्चुअली इस लाइन को कंपेयर नहीं कर सकते, इसको कंपेयर करेंगे तो यू ऑफ थीटा आएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। ध्यान रखें, इसको नहीं बेटा, इसको कंपेयर करना है नीचे वाले को, ठीक है। हालांकि उसको करो चाहे इसको करो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो रिजल्ट आ चुका है आपके पास में ये वाला, तो हम ये कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? जब आपने एक्सटर्नली वर्क डन किया होगा। जब तक आप एक्सटर्नल वर्क डन करके उसे वहां तक नहीं पहुंचाओगे तब तक उसके पास एनर्जी स्टोर होगी क्या? नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन बार मैग्नेट एट पोजीशन थीटा फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड बी कितनी आएगी भैया? यू एट थीटा बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। सो इट एम्प्लाई यू एट थीटा बराबर माइनस टाइम्स एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यस और नो? क्योंकि वो वहां पर रुकना ही नहीं चाहता है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, अलग अलग एंगल पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो भैया एट थीटा बराबर 0, तो u एट 0 डिग्री आएगी माइनस एम बी कॉस 0, कॉस 0 बराबर 1,
तो ये आ गया -mb। इट इज द मिनिमम, इट इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। अब ये कुछ याद आ रहा है क्या आपको? वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में ऐसा कुछ पढ़ा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। यदि वहां का याद नहीं आ रहा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो डेफिनेटली पढ़ा होगा भाई, और नहीं पढ़ा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। थीटा बराबर 0 डिग्री पर ये कहानी होती है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, सर कैसे पता लगेगा? देखो मैं आगे बता देता हूं ना, तब तो समझ में आएगा। दूसरा निकालते हैं हम, एट थीटा बराबर 90 डिग्री, तो u एट 90 डिग्री निकालो भैया, कितनी आएगी? -mb cos 90। भैया u 90 पे क्या हो गई? 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0। और तीसरा, एट थीटा बराबर 180 डिग्री, तो भैया जी आप लिखोगे u80 बराबर -mb cos 180। cos 180 कितना आएगा? -1, सो माइनस -1 हो जाएगा प्लस, तो ये आएगी +mb। तो जाहिर सी बात है ये क्या है? दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और जहां मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कौन सी कंडीशन होगी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी। तो याद रहेगा क्या? क्या याद रखना है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एट थीटा बराबर 0, मैक्सिमम एट 180। और ये जो कहानी है वो सिंपल है, ये है आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं, मैं यहां पे बना लेता हूं ऐसे ऐसे ऐसे। तो भैया जी आपका यदि ये है आपकी स्टेबल वाली, क्योंकि यहीं पर आपका देखो ये जो ग्रीन से बन रहा है ना, ये आपका वेक्टर बना दिया मैंने। और यदि मैं इसे बना देता हूं ऐसे, तो ये आएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एट थीटा बराबर 180, और ये आ रही है एट थीटा बराबर 0 डिग्री। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। यस, नाउ एक सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी चीज पढ़ाना चाहता हूं, वो है मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट ये कहता है कि उसको समझने के लिए हम एक टर्मिनोलॉजी सीखते हैं पहले, वो है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स। इस पे मैं बहुत ज्यादा चर्चा इस चैप्टर में नहीं होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई बी से। ये ऐसे ही है, देखो फाई ई क्या होता है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है कि नहीं होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो भैया यहां पर फाई बी क्या आएगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या इसको मैं बिना वेक्टर के लिखना चाहूं तो बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो गॉस लॉ है वो क्या कहता है? गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म ये कहता है, अब चूंकि ये लॉ है तो इसके प्रूफ वगैरह की तो आवश्यकता है ही नहीं। ये कहता है नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, ओवर अ क्लोज्ड, गॉसियन नहीं भी है वर्ड लिखा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गॉसियन सरफेस इज 0। देखो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर लिखा मैंने, है ना, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड, दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्या आएगा? 0।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या आता था, याद है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता था क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन डॉट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, पर मैग्नेटिज्म में ये क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है ना गॉस लॉ, वही है बेटा, बट यहां पर क्या, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि यहां पर जो है मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो क्यू का एग्जिस्टेंस ना होने के कारण, सर इतनी देर से लेक्चर में 2-3 लेक्चर से हम तो वही सुन रहे हैं, हर मतलब 2-3 घंटे से कह लो, उतना ही ड्यूरेशन हो गया आपको इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते, वही सुन रहे हैं बार बार, तो प्लस एम माइनस एम आ रहा है, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। यही प्रॉब्लम है इस चैप्टर के अंदर में, कई बार ऐसी चीजें आएंगी जो ऐसा लगेगा कि इतनी देर से पढ़ रहे हैं सब कुछ, और वो उन चीजों को वायलेट करता हुआ नजर आता है। ठीक है, यस और नो? सवाल कहां गया भाई, है कि नहीं है? थोड़ा पुराना सवाल है, लेकिन कोई बात नहीं, करते हैं हम। अब देखो, अब ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा ही एक सवाल शायद आपने देखा था मूविंग चार्ज में मैग्नेटिज्म में, जहां पे मैंने उसको छोड़ दिया था कि नहीं, उसको आपको यहीं पे समझ में आएगा करके। तो भैया, अ मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स √3 जूल ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री। भैया, तो टाउ बराबर होता है एम बी साइन थीटा। मैं क्या बोल रहा हूं, अट a magnetic field needle suspended parallel to a magnetic field requires √3 joule of work to turn it through 60 डिग्री। तो भैया देखो, इसको ऐसे समझो, ये ऐसे हो गया, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब आप इसे यहां पे लेके आना चाहते हो 60 डिग्री पर ये मैग्नेट को, तो भैया 60 डिग्री पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या उतना ही वर्क डन आप करोगे? जितना वर्क डन करोगे उतनी उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो भैया आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी एट एन एंगल थीटा क्या होता है, -mb cos थीटा होता है। मैं जानता हूं, यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो u एट थीटा बराबर mb cos थीटा लिख सकता हूं। ये आपके पास में √3 है, एम बी और कॉस थीटा, कॉस 60, तो भैया एम बी √3 बराबर एम बी इंटू 2। यहां से तो कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ, एम बी बराबर 2√3 आ गया। इसका क्या करूं, कुछ नहीं हो रहा ये तो, अरे ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, अब क्या करूं? अब जरा यहां देखना, सवाल में क्या पूछा है, द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन विल बी। इस पोजीशन पर इसको मेंटेन करने के लिए कितना टॉर्क चाहिए? तो भैया टॉर्क तो चाहिए आपको एम बी साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, अब आपको एम बी की वैल्यू पता है 2√3, तो आपने लिखा 2√3 इंटू साइन 60, तो टाउ बराबर आएगा 2√3 इंटू √3/2, तो 2 से 2 कैंसल, तो टाउ बराबर आएगा 3 न्यूटन मीटर। देखो, टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर होती है, हालांकि उसने ऑप्शन में सब जूल ही दे रखा है, तो कई बच्चों को लगा कि शायद कंफ्यूजन हो गया, तो उन्होंने √3 लगा दिया। यही कहानी है। आंसर कितना आ रहा है, 3 जूल। उनको क्या लगा कि भैया जितना आप उसमें, क्योंकि देखो जूल को न्यूटन मीटर कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सवाल क्या है ना, फंस कैसे गई गाड़ी, ऐसे ही, मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स √3 जूल ऑफ वर्क। तो ये जो वर्क डन किया होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, जितना वर्क डन आपने किया होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया, भैया इतना आएगा। यस और नो? आएगा कि नहीं आएगा? भाई जब तक आप एक्सटर्नल वर्क डन करोगे तभी तो किसी बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो वही आपने ला दी √3 जूल। तो टॉर्क कितना चाहिए, तो एम बी साइन थीटा का चाहिए। तो सिंपल सा सवाल है, मैंने एक सवाल यहां पर आपको करवाया है, इस सवाल को आप पहले अच्छे से बेटा गो थ्रू कीजिएगा। बेसिकली देखा जाए तो हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है, जो है टॉर्क ऑन पार मैग्नेट, दैट इज
मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब जिस टॉपिक को मैं स्टार्ट करना चाहता हूं उसका नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म। क्या नाम है? अर्थ मैग्नेटिज्म। लेकिन उससे पहले जैसा कि एक बार थोड़ा सा रिकॉलिंग, तो भैया एक्सटर्नल टॉर्क एम बी साइन थीटा दैट इज वेक्टोरियली एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा एक बार ध्यान देखना कि मैंने पहले कहीं एम डॉट बी तो नहीं लिख दिया गलती से, हो सकता है गलती कभी भी हो जाती है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू रोटेट द बार मैग्नेट फ्रॉम θ1 टू θ2 और वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा -mb cos θ1 माइनस cos θ2। अच्छा इसी में मैं रीस्टोरिंग टॉर्क की यदि बात करूं तो कितना आएगा? -mb साइन थीटा आएगा। और जो टाइम पीरियड आ रहा था SHM का वो आ रहा था t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ I अपॉन mb, जिस पर सवाल बनाए जा सकते हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी एट एन पोजीशन थीटा -mb cos थीटा, जिसे वेक्टोरियली मैं लिखूंगा -m वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो भाई मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कई बार ऐसा होता है कि फ्लो में हम गलती कर जाते हैं, हम मतलब हम टीचर की बात कर रहे हैं, यदि कहीं हुई होगी तो आप उसे सुधार लें, है ना। नाउ जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म। क्या नाम है? अर्थ मैग्नेटिज्म। और ये ऐसा टॉपिक है बेटा जिसको मैं आपको सीधा एनसीईआरटी दिखाना पसंद करूंगा। सिंपल। क्या कहती है एनसीईआरटी अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में? अच्छा मेरे पास में ये पुराना ही वर्जन है लेकिन यही सही है, कोई दिक्कत नहीं। अर्लियर वी हैव रेफर्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। पहले से भैया हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा नामकरण जानते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन अर्थ सरफेस एंड इट्स वैल्यू बीइंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -5 टेस्ला। अर्थ की सरफेस पर प्लेस टू प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर यदि हम जाते हैं तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है और ये आती है कितनी? ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -5 टेस्ला। भाई क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा हो? हाँ ये वाला था 10 टू द पावर -5 टेस्ला। व्हाट कॉजेज मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण है ये क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। बट ओरिजिनली ये माना गया था कि भैया जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के अंदर में एक बहुत बड़ी सी बार मैग्नेट के कारण आ रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट धरती घूमती है उसके अलोंग लगभग रखा हुआ है और बहुत ही गहराई में है, ऐसा पहले माना गया था। लेकिन ये जो इतनी जो सिंपल पिक्चर यहां पर बतलाई गई है वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, सर्टनली नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है। कई लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे क्यों पढ़ाने लग गए, आप तो कभी ऐसे पढ़ाते भी नहीं थे। देखो क्या होता है ना, कभी कभी कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं तो उनके लिए बेटा ऐसी चीजों की मदद लेनी पड़ती है, तो वही मैं कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड को अब माना जाता है कि भैया ये हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट जो कि मेटालिक फ्लूइड की कन्वेक्टिव मोशन के कारण आ रहा है, संवाहक धाराएं जो कहते हैं। मतलब देखो आपने यदि अर्थ के स्ट्रक्चर को समझते हो तो अंदर में मॉल्टन मेटल है जो घूम रहा है बहुत ही तेज रफ्तार से, और इसको समझना है तो आप एक मूवी है हॉलीवुड की द कोर करके, द कोर इस नाम से एक मूवी है, कभी मिले समय नीट की एग्जाम क्रैक कर लो उसके बाद में तो देखना जरूर, अच्छी लगेगी शायद। तो
इसके कारण आता है और इस प्रभाव को कहा जाता है डायनेमो इफेक्ट। ठीक है, तो डायनेमो इफेक्ट के बारे में सवाल चाहें तो एनसीईआरटी वाले भैया, एग्जाम वाले कुछ भी बना रहे हैं, एनसीईआरटी पर बेस है। The magnetic field lines of the earth resembles that of a hypothetical magnetic dipole located at the center of the earth। ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ कुछ ऐसी ही हैं जैसे मानो कि पृथ्वी के केंद्र पर एक बड़ा सा मैग्नेटिक डाइपोल रखा होता, हाइपोथेटिकल मतलब यदि रखा होता तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती, वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ की भी हमें मिलती हैं। और बट यहां पर एक ही है कि जो अर्थ की जो डाइपोल की जो एक्सिस है, डाइपोल की जो एक्सिस है वो अर्थ के रोटेशनल एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करती है, अर्थ के रोटेशनल एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करती है, मतलब दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 11.3 डिग्री है। थ्योरेटिकल सवाल बनाने के लिए आसान सा पॉइंट है। द एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड, तो 11.3 डिग्री। नाउ इस तरह से यदि देखा जाए तो भैया मैग्नेटिक पोल्स आर लोकेटेड वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द डाइपोल एंटर और लीव द अर्थ। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो मैग्नेटिक पोल्स जो हैं वो उस जगह पर लोकेटेड है जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या तो धरती के अंदर प्रवेश करती हैं या धरती के अंदर से बाहर निकलती हैं। सो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की जो लोकेशन है वो है, लैटिट्यूड है 79.74 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड है 70.8 डिग्री वेस्ट। तो देखो लैटिट्यूड मतलब अक्षांश और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखा। जिनको नहीं पता है अर्थ के बारे में, देखो ये होती है भूमध्य रेखा जिसे इक्वेटर कहते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल हम बनाते हैं कर्क रेखा मकर रेखा, ये वाली होती है लैटिट्यूड। ठीक है, और यदि मैं इसको वर्टिकली और ड्रॉ कर दूं यहां पर, तो ये देखो ये वाली जो आती हैं, ये वाली जो आ रही हैं, ये है आपकी लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब आपका देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो वर्टिकल वाली है, वर्टिकल वाली कौन सी है, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल वाली लैटिट्यूड है। तो भैया आपके पास में लोकेशन देखो, ये है आपका 0 डिग्री का होता है और यहां पर 0 डिग्री ये होता है। ठीक है, तो 79.74 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड कितना आ रहा है, 70.8 डिग्री वेस्ट। लगभग कहीं यहां पर ये बनता है। मैग्नेटिक साउथ पोल कहीं यहां पर आ रहा है, लोकेशन दे रखी है 108.22 डिग्री ईस्ट एंड 79.74 डिग्री साउथ, ये यहां पर ऐसे दे रखा है। नाउ ये नॉर्थ पोल कनाडा में और साउथ पोल कनाडा में, सॉरी अंटार्कटिका में। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आपका नॉर्थ कनाडा और मैग्नेटिक साउथ पोल अंटार्कटिका में है। अब देखो ये इतनी बातें इसने कही, अब इसके बाद की कहानी को समझिए। द पोल, वो पोल जो धरती के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के पास में है उसे हम नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कहते हैं, और जो धरती के ज्योग्राफिक साउथ पोल के पास में है उसे ज्योग्राफिक साउथ पोल कहते हैं। तो भैया देखो ये धरती का साउथ होगा, ऊपर नॉर्थ होगा, तो कुछ कुछ कहानी ये ऐसी कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुरंत अगली लाइन में ये कहता है देयर इज सम कंफ्यूजन इन द नोमेनक्लेचर ऑफ द पोल्स। इन पोल्स के नोमेनक्लेचर में भैया एक कंफ्यूजन है। देखो उसने क्या बोला, ये धरती का एनजी मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये हो गया ज्योग्राफिक साउथ। तो धरती के ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास वाला जो पोल है वो है मैग्नेटिक नॉर्थ जो कि 11.3 डिग्री पर है, और धरती के ज्योग्राफिक साउथ वाला जो पोल है वो है साउथ मैग्नेटिक पोल। लेकिन उसने बोला है कि भैया इनके नामों में नोमेनक्लेचर, पोल्स का जो नामकरण किया गया उसमें कंफ्यूजन है। यदि कोई इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखे तो यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो यहां से अंदर एंटर करती है, इस पोजीशन पर देखिए, यहां पर देखो ये दिख रही है, तो यहां से अंदर करती हैं और यहां से बाहर निकलती हैं। तो ये बार मैग्नेट जैसा केस नहीं बन रहा है, मतलब वास्तविकता में ये कहना चाह रहा है कि होना तो ये चाहिए कि ये नॉर्थ मैग्नेटिक की जगह ये साउथ मैग्नेटिक होना चाहिए, और ये साउथ मैग्नेटिक की जगह नॉर्थ मैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन ये पुराने समय से चला आ रहा है, और ये क्यों चला आ रहा है, ये चला आ रहा है क्योंकि ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो डायरेक्शन थी
जहां पर नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल पॉइंटेड था, इस तरह से उन्होंने कर दिया था। ठीक है, तो भैया इसमें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, इसलिए इसमें से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। लेकिन आप बहुत सारी बुक्स में देखना जो स्टैंडर्ड लेवल की अलग बुक हैं, उनमें क्लियरली इसको नॉर्थ मैग्नेटिक और इसको साउथ मैग्नेटिक मान के ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसने लास्ट में लिखा भी है कि भैया इन रियलिटी, वास्तविकता में नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जो है वो साउथ पोल बार मैग्नेट, अंदर के बार मैग्नेट के साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, एंड वाइसे वर्सा, एंड वाइसे वर्सा। यस, ये भैया इसमें से ही पढ़ा रहा हूं मैं। तो ये एक्सियल पोजीशन पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये इतना है, तो अर्थ का डाइपोल मोमेंट निकालने का सवाल है, सिंपल सा वैल्यू करके निकाल सकते हो। अब यहां से आगे आ रहा है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड डिप। अब उन सब चीजों को तो मैं समझाता रहूंगा, लेकिन अभी हम बात करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। जो अब हमारे पास में जो चीजें हैं वो मैंने यहां पर बताई। तो ये कहां से देखना है आपको, अर्थ मैग्नेटिज्म वाला सेक्शन एनसीईआरटी से देखना है, इतना पोर्शन। पॉइंट मैंने यहां पर लिख के दिए कि मैग्नेटिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इफ कॉज्ड बाय ह्यूज इमेजिनरी बार मैग्नेट विद इन द अर्थ। Imaginary magnet has its north pole towards south and south pole towards north. Magnetic dipole does not coincide with the axis of rotation of earth but is inclined by, तो देखो सारा एनसीईआरटी का ही कंटेंट यहां पर लिया गया है। अब इसको डायग्रामेटिकली समझाने के लिए यहां पर कुछ चीजें और मैंने यहां पर बनाई है। देखो ये अलग अलग बुक से आप जब डायग्राम लोगे तो आपको यही डायग्राम मिलेगा, गूगल पे जब डालोगे अर्थ मैग्नेटिज्म का डायग्राम। तो भैया इसमें भी देखो क्या है, ये अर्थ का मेन चीज है। यहां पर इक्वेटर, भूमध्य रेखा, जो अर्थ की इक्वेटर है, भूमध्य रेखा जिसे हम कह रहे हैं, और यहां पर ज्योग्राफिक नॉर्थ, यहां ज्योग्राफिक साउथ, इधर साइड में मैग्नेटिक साउथ और इधर में मैग्नेटिक नॉर्थ। अच्छा, इसके अलावा यहां पे कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी लिखी गई हैं, और वो क्या लिखी गई हैं बेटा, वो लिखी गई हैं, कहां गया, मैग्नेटिक मेरिडियन और डिक्लिनेशन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं वो चीजें क्या हैं। तो देखो यहां पर मैंने सब कुछ दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको फिर से देखो, अच्छा इसमें डायरेक्ट नहीं, रुक जाओ, पहले इसी को ही डिस्कस कर लेते हैं भैया। अर्थ की ज्योग्राफिक एक्सिस, जो भैया अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करे, ऐसा मान सकता हूं मैं, बिल्कुल। तो अर्थ की ज्योग्राफिक एक्सिस हो गई। फिर देखो एक एक करके मैं यहीं से समझाता हूं, ज्योग्राफिक एक्सिस, क्योंकि क्या देखो सीक्वेंस में फिर नामकरण मुझे भी याद नहीं रहेगा कि भैया पहला कौन सा पॉइंट था, दूसरा कौन सा पॉइंट था। ठीक है, तो भैया ज्योग्राफिक एक्सिस क्या है, वो लाइन जिसके अबाउट अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। वो लाइन जिसके अबाउट अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, उसे हमने नाम दिया ज्योग्राफिक एक्सिस। फिर एक नाम है ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्या नाम है, ज्योग्राफिक मेरिडियन। मेरिडियन इस शब्द का मतलब है प्लेन। मेरिडियन इस शब्द का मीनिंग क्या है, प्लेन। प्लेन मतलब तल, समतल। यस, तो किसी भी प्लेस पर यदि मैं ज्योग्राफिक मेरिडियन की बात कर रहा हूं तो ये एक वो वर्टिकल प्लेन है जो धरती के ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से क्या होता है, पास होने वाला एक प्लेन है। धरती के ज्योग्राफिक नॉर्थ और धरती के ज्योग्राफिक साउथ से पास होने वाला एक प्लेन है। ये एक तरह की देशांतर रेखा बनाता है, मतलब ये बनाता है लॉन्गिट्यूडिनल सर्कल, ये यहां पर फॉर्म करता है। किसी भी प्लेस पर आप लॉन्गिट्यूडिनल सर्कल यदि ड्रॉ कर दोगे तो वही ये बनने वाला है। मतलब यदि आपने देखा होगा अर्थ को, तो देखो यदि आप ऐसे अर्थ को लोगे, ठीक है, तो ये देखो ये यहां से ऐसे, अब ये तो सर्कल है, मतलब इधर से जाएगा और इधर से पूरा सर्कल बनेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इधर में भी आएगा ऐसे, यस और नो। ठीक है, और ये भैया तुम्हारा इक्वेटर का सर्कल हो गया, पर यहां पर ये सर्कल इधर बनेगा, यहां पर ये सर्कल इधर बनेगा, यहां ये सर्कल ऐसे बनेगा। सिमिलर वे में ये सर्कल इधर बनेगा, ये सर्कल इधर बनेगा, ये इधर बनेगा, ये इधर बनेगा, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये अर्थ का डायग्राम हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि भैया देखो, अब ये बनते समय ऐसे बन गया है। अब ये है आपका धरती का ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये है धरती का ज्योग्राफिक साउथ।
ठीक है, तो अब देखो ये जो हरी लाइनें जो दिख रही है ना, यदि मैं यहां पर एक प्लेन खड़ा कर दूं, क्या खड़ा कर दूं, प्लेन, क्योंकि देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट से तो जा ही रहा है, तो ये एक ऐसा प्लेन है जो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से पास करे, उसे कहा जाता है ज्योग्राफिक मेरिडियन। उसे क्या कहा जाता है, ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो एट अ गिवन प्लेस इट इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द अर्थ। बात समझ में आ रही है, सिंपल टर्मिनोलॉजी है, यस। अगला है ज्योग्राफिक इक्वेटर, ज्यामितीय भूमध्य रेखा। ये क्या है, ये वो बड़ा हॉरिजॉन्टल सर्कल है, सबसे बड़ा हॉरिजॉन्टल सर्कल है जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वेटर भूमध्य रेखा। तो भैया यहां पर ये ठहरा आपका इक्वेटर भूमध्य रेखा, ठीक है, विषुवत वृत्त भी कहते हैं ना हिंदी वाले, वही है। नाउ एक आता है मैग्नेटिक एक्सिस। अब मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, तो भैया अरे सॉरी इधर जाना है, तो देखो हमने माना है ना कि भैया इस अर्थ के अंदर में एक बड़ी सी क्या है, बार मैग्नेट है, जिसका ये Sm और ये भैया Nm है। तो Sm और Nm, तो इसकी जो एक्सिस होगी, इसकी जो एक्सिस होगी वो आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक एक्सिस। जबकि ये आपके पास में बन रही है क्या, ये वाली जो बन रही है वो है आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस, और ये वाली जो मैंने बनाई है ये है आपकी मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। फिर अगली टर्मिनोलॉजी क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो भैया देखो ज्योग्राफिक मेरिडियन में मैंने क्या बोला था, वर्टिकल प्लेन जो कहां से पास कर रहा है, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। तो भैया अब यदि मैं इसको ऐसे मानते हुए, इसको ऐसे मानते हुए इन पोल्स के बेसिस पर, ये जो पोल्स बन रहे हैं इसके बेसिस पर यदि मैं यहां से ऐसे सर्कल बना दूं, देखो एक तो ये हो ही गया, हो गया, फिर मैं इसे बना दूं कैसे, जैसे ये आ रहा है इधर से, ये आ रहा है इधर से, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। अब गुड़मुड़ गुड़मुड़ सब हो चुकी है, तो अब यहां पे समझ में आना दिक्कत वाला काम कर देता है। तो ये गुलाबी सर्कल जो मैंने बाद में बनाए हैं, क्योंकि तो इसके पीछे भी जो धरती है वो तो मैं बना ही नहीं पा रहा हूं, कि बना पा रहा हूं, नहीं बना पा रहा हूं, तो वो जो प्लेन है उसे कहा गया है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो भैया क्योंकि पास कहां से करना है, देखो अब मैं सारी गुलाबी लाइनों को हटा देता हूं, तो अब जरा खाली खाली हो गया, अब जरा खाली खाली हो गया, यस और नो। भाई तुम थोड़ा सा इधर आ जाओ, क्लियर हुआ। तो अब देखो मैग्नेटिक मेरिडियन की यदि मैं बात करता हूं, अरे यार क्या कर रहा है ये, यार ठीक है, हाँ अब काम हो जाएगा, काम हो रहा है क्या, इसको मैंने यहां से, यदि मैं इन गुलाबी लाइनों को यहां पे ले लेता हूं तो गुसर मुसर तो होने ही वाली है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास एक पेज और है क्या, यहां पे भी नहीं है, यहां पर है, चलो कर देता हूं भाई, देखो थोड़ा सा, लो भाई ये ऐसे आया, अब समझना, देखो ये है आपका ये वाला, तो ये आपके पास में देखो ये जो मैं ऐसे टेढ़ी लाइन कर रहा हूं ना, वास्तविकता में ये एक आपका पूरा सर्कल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, पूरा सर्कल, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे पूरा क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, जहां पर ये आपके पास में ज्योग्राफिक एक्सिस है, ये क्या है, ज्योग्राफिक एक्सिस। अच्छा इसमें आपने क्या रखी थी, मैग्नेट रखी थी, तो ये देखो ये आपने रखी थी मैग्नेट, ठीक है, ये आपकी मैग्नेट हो गई, तो ये मैग्नेट का साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, तो ये देखो ये यहां से ऐसे जाके और ये ऐसे आया इधर,
इधर में भी तो ऐसे ही आएगा, अंदर ये जाएगा, फिर आपने किया, मान लो देखो ये ऐसे किया, फिर ये ऐसे किया, अब ये कर दिए। तो देखो ये जो गुलाबी वाला दिख रहा है इसे कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये घुसड़ मुसड़ जो दिख रही है ना आपको यहां पे, यही है वो कहानी। मतलब इसको मैंने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके आया, तो देखो ये ऐसे घुसड़ मुसड़ वाला डायग्राम बन गया जो समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, क्योंकि यहां पर समझा पाना मतलब ऐसा हो गया है कि लगभग टेढ़ा काम हो गया। तो अब देखो यहां पर हम आ गए हैं मैग्नेटिक मेरिडियन पर, जो क्या है, किसी भी प्लेस पर एक वर्टिकल प्लेन है जो कहां से पास कर रहा है, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ से क्या कर रहा है, पास। और मैग्नेटिक इक्वेटर फिर क्या होगी, जैसे अर्थ के लिए इक्वेटर बनाई थी वैसे ही मैग्नेटिक के लिए भी क्या बनेगी, इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर आप बार मैग्नेट में जो सीखे हो उसी की जैसी होगी। तो यहां पर मैं चाहूं तो भैया देखो ये रहा मैग्नेटिक इक्वेटर, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया। देखो ये ऐसा टॉपिक है ना जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसलिए भैया मैं आपको एनसीईआरटी दिखाना ही प्रेफर कर रहा हूं, क्योंकि जो आप देखोगे उसी के बेसिस पर फायदा रहेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब यहां से कहानी अच्छी वाली फिर से शुरू होती है। तो देखो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड डिप, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड डिप। तो भैया मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हिंदी वाले इसको कहते हैं दिक्पात कोण, डिक्लिनेशन दैट इज दिक्पात कोण। देखो अब मैं इसको पूरे को पढ़ने के बजाय मैं सीधी सीधी सी बात बताऊं एकदम समरी के तौर पे, द एंगल बिटवीन geographic meridian and magnetic meridian, geographic meridian and magnetic meridian is called as मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहा जाता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहा जाता है। अब यहां पर यदि आओ तो कहां से पता लगेगा, तो देखो भैया क्या हो रहा है ना, किसी भी जगह पर यदि आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, देखो एक तो इसका टेंजेंट और एक इसका टेंजेंट, जैसे देखो ये एक टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये आपका बन रहा है क्या, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यहां पर बन रहा है, यस और नो। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सिंपल है, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब चूंकि ज्योग्राफिक मेरिडियन भी क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन है आपका एक प्लेन, और मैग्नेटिक मेरिडियन है ये भी क्या है आपका एक प्लेन। भाई दोनों चीजें क्या हैं, एक तरह से प्लेन है। अब प्लेन है तो मुझे प्लेन को दिखाने के लिए कुछ तो भी लाना ही पड़ेगा। ओके देखो मेरे पास में ये दो किताबें हैं, एक तो इसकी शक्ल तो देखी होगी आपने, है ना। तो बस अब समझिए किसी भी प्लेस पर, जैसे इस वाले डायग्राम में यदि मैं बनाऊं, देखो यहां आसान है। देखो ये हरे जो सर्कल हैं वो क्या बता रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सर्कल को बता रहे हैं। तो भैया लॉन्गिट्यूडनल सर्कल पे यदि आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो उसमें वहां पर जो वर्टिकल प्लेन बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा वाला, ज्योग्राफिक मेरिडियन। और ये जो पिंक लाइन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही दर्शा रही है एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, लेकिन हमने यहां पे क्या लिया है, इस जगह से पास होने वाला प्लेन। तो भैया प्लेन क्या करेगा, खट करके काटेगा। तो ये वो दो प्लेन यहां पर निकल के आते हैं। तो भैया एक ज्योग्राफिक मेरिडियन और एक मैग्नेटिक मेरिडियन जो निकल के आता है उनके बीच का जो एंगल होता है, प्लेन के बीच का एंगल, तो एक प्लेन ये हो गया आपके पास में और एक प्लेन ये हो गया छोटू सा। तो दो प्लेन हो गए ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, प्लेन्स के बीच का जो एंगल है वो कहलाता है क्या,
मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या कहलाता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जिसको यहां पर समझाया गया है कि भैया देखो, यदि ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन का प्लेन है, ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन का क्या है? प्लेन है। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन का प्लेन है, और ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन बन रहा है, मतलब ये भी एक प्लेन है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, उसे हमने नाम दिया है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और थीटा से हमने इसे क्या किया है? रिप्रेजेंट यहां पर किया है। ठीक है, अब इस चीज को देखो, यहां पर इन्होंने बतलाया है, कंसीडर अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, एट सच अ पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूड सर्कल डिटरमाइंस द ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूड सर्कल मतलब कौन सा वाला? ये वाला, देखो ये वाला। ठीक है, और लैटिट्यूड ऐसे वाला। अर्थ को यदि मैंने ऐसे गोला बनाया तो लॉन्गिट्यूड सर्कल ये वाला आएगा, जिसे देशांतर रेखा कहते हैं हिंदी वाले। ठीक है, तो वो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन बताएगा, एंड द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल बीइंग द डायरेक्शन ऑफ द ट्रू नॉर्थ। तो जो लाइन किधर जा रही है? टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल की तरफ जो जा रही है, वो ट्रू नॉर्थ को बताएगी। द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लॉन्गिट्यूड सर्कल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज द ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो वो वर्टिकल प्लेन जिसमें ये लॉन्गिट्यूड सर्कल है और आपके अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसे हम कहते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। देखो यहां पर उन्होंने ज्योग्राफिक मेरिडियन इस टर्म को और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर इसी प्रकार से हम मैग्नेटिक मेरिडियन को भी डिफाइन कर सकते हैं, वो भी एक तरह का वर्टिकल प्लेन होता है। ये बात ध्यान रखना भैया, वर्टिकल प्लेन पे फोकस करना। वर्टिकल प्लेन होता है जो क्या करता है? विच पासेस थ्रू द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड द साउथ पोल। जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल को जोड़ने वाली इमेजिनरी लाइन से पास होता है। दिस प्लेन वुड इंटरसेक्ट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन अ लॉन्गिट्यूड लाइक सर्कल। मतलब ये जो प्लेन है वो आपस में अर्थ की सरफेस पर लॉन्गिट्यूड लाइक सर्कल पर क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। अ मैग्नेटिक नीडल विच इज फ्री टू स्विंग हॉरिजॉन्टली। एक मैग्नेटिक नीडल जो कि हॉरिजॉन्टली घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो वो कहां प्रेजेंट होगी? फिर मैग्नेटिक मेरिडियन में प्रेजेंट होगी। मैग्नेटिक नीडल जो हॉरिजॉन्टल घूमने के लिए स्वतंत्र है, वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होगी, एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो उसका नीडल का जो नॉर्थ पोल है, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ क्या करेगा? इंडिकेट करेगा। सिंस द लाइन जॉइनिंग द मैग्नेटिक पोल्स इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ज्योग्राफिक एक्सिस, द मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पॉइंट मेक्स एन एंगल विद द ज्योग्राफिक मेरिडियन। चूंकि जो मैग्नेटिक पोल्स को जोड़ने वाली रेखाएं हैं, वो क्या हो रही हैं? वो ज्योग्राफिक एक्सिस से क्या है? थोड़ी सी टिल्टेड है। इसलिए मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो किसी उस पॉइंट पर ज्योग्राफिक मेरिडियन से एक एंगल बनाएगा, और इस एंगल को द एंगल बिटवीन द ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ट्रू एंड द नॉर्थ शोन बाय द कंपास नीडल, this angle is called what? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और सिंपली डिक्लिनेशन। तो ट्रू नॉर्थ और जो मैग्नेटिक कंपास ने जो नॉर्थ दिखलाया है, उनके बीच का जो एंगल है उसे क्या कहेंगे? डिक्लिनेशन कहेंगे। तो देखो अलग अलग डेफिनेशन मिल रही हैं, तो यहां पर भी एक डेफिनेशन मिल रही है। तो देखो यहां पे थोड़ी देर पहले क्या बोला उसने कि ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एक एंगल आएगा। अब ज्योग्राफिक मेरिडियन तो है कहां भैया? ज्योग्राफिक मेरिडियन जो है वो ट्रू नॉर्थ, अरे रे रे सॉरी सॉरी सॉरी, ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है? ये ट्रू नॉर्थ से ऐसे पास होने वाला ही तो प्लेन है, और मैग्नेटिक ये ऐसे वाला है, तो इन्हीं के बीच का तो एंगल की बात चल रही है, उसी को क्या बोला गया है? डिक्लिनेशन बोला गया है। यस और नो? द डिक्लिनेशन इज ग्रेटर एट हायर लैटिट्यूड्स एंड स्मॉलर नियर द इक्वेटर। ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब देखो इसको भी याद रखना, डिक्लिनेशन ज्यादा कहां होता है? हायर लैटिट्यूड, और स्मॉल कहां होता है? नियर इक्वेटर। अब इसको कैसे बताऊं भैया मैं? देखो यहां पर
अब देखो इस जगह तो ये इंटरसेक्शन दिख नहीं रही है, कहीं पे मैं बताऊं कहां दिखाऊं 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 हरी लाइन और इसके बीच में। अब देखो ये हमारी लाइन भी ऐसी बनी है, देखो इक्वेटर के पास में आ रहे हो तो ये पॉइंट इक्वेटर के पास में है कंपेयर टू दिस पॉइंट। यदि आप देखोगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो, ये वाला एंगल ज्यादा बड़ा हो चुका है। अब देखो मेरी लाइन सिमेट्रिक नहीं बनी है, इस बात को समझना, मेरी लाइन सिमेट्रिक नहीं बनी है क्योंकि मैं तो हाथ से बस, मेरी सीधी लाइन भी सीधी नहीं होती है, तो ये तो गोल ऑलरेडी इसको टेढ़ा बनाना है, तो टेढ़ा तो हमसे होना ही नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा सा दिख रहा होगा अंतर। बाकी जो चीज हमने बोली है वो वही की वही यहां पर अपने को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर है आपके दिमाग में। हाँ, इंडिया में डिक्लिनेशन स्मॉल है भैया, ठीक है, दिल्ली में इतना है, मुंबई में इतना है, तो ये जो दोनों प्लेसेस हैं वो काफी कम एंगल बन रहा है, 1 डिग्री से भी कम का आ रहा है, तो भैया यहां पर जो नॉर्थ है वो काफी हद तक एक्यूरेटली दिखाई देता है। एक और क्वांटिटी हमारे इंटरेस्ट की है जिसे हम क्या कहते हैं, इफ अ मैग्नेटिक नीडल इज परफेक्टली बैलेंस अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यदि इस मैग्नेटिक नीडल को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट परफेक्टली क्या करते हैं, बैलेंस, ताकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में, मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब एक वर्टिकल प्लेन है, उसमें घूमने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, तो द नीडल वुड मेक एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, इसे आप एंगल ऑफ डिप कहेंगे या इंक्लिनेशन कहेंगे। इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप एक ही चीज होती है, जबकि वो अलग चीज होती है डिक्लिनेशन। ठीक है, नाउ thus dip is the angle that the total magnetic field BE of the earth makes with the surface of the earth। इसके लिए देखो इन्होंने यहां पर एक डायग्राम बनाया मस्त वाला, ये 3D के अंदर में लेके आए, उन्होंने बोला भैया देखो ये अब इनका नॉर्थ आ रहा है, यहां पर यदि किसी पॉइंट पर जाओगे तो भैया देखो ये BE जो है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ZE क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। इसको इन्होंने यहां पर दिखलाया है कि भैया देखो ये ट्रू नॉर्थ है, मतलब ये जोग्राफिक प्लेन है, जोग्राफिक मेरिडियन है ये वाला, इधर वाला देखो ये जो मेरा हाथ चल रहा है, और यहां से इधर में आपका क्या आ रहा है, मैग्नेटिक मेरिडियन आ रहा है यहां से। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ में आपका अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इधर में वर्टिकल कंपोनेंट, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, जिसे हमने यहां पर समझाने की कोशिश की है कि देखो भैया यदि आपके पास में ये आपका जोग्राफिक मेरिडियन था और ये आपके पास में मैग्नेटिक मेरिडियन था मतलब है, तो इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये तो हो गया डिक्लिनेशन। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भैया ये इधर आ रहा है नेट, तो इसका एक कंपोनेंट इधर, ये वाला जो एंगल है इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप, जिसे डिनोट करेंगे डेल्टा से। गेटिंग नहीं सर, सब बाउंसर जा रहा है सर। देखो भैया मैंने क्या बोला, देखो उसने जो लिखा है, उसने क्या लिखा, यदि इस मैग्नेटिक नीडल को हम उसकी एक्सिस के अबाउट ऐसे फिक्स कर दें कि वो इस मैग्नेटिक मेरिडियन में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो ये वर्टिकली घूमेगी, तो वर्टिकली जब ये घूमेगी तो भैया ये जो एक एंगल देगी वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को यहां पर क्या कर रही होगी, रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ की सरफेस के हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ेंगे बिल्कुल। एंगल ऑफ डिप क्या है, द एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल, तो इसे कहा गया है एंगल ऑफ डिप। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगल ऑफ डिप क्या आएगा, 0 मैग्नेटिक इक्वेटर पे, मैग्नेटिक पोल्स पे आएगा 90 डिग्री। ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, BH और BV। अब इन्हीं के बारे में हम यहां पर क्या करते हैं, चर्चा। तो भैया इन मैग्नेटिक मेरिडियन, देखो मैं उस डायग्राम को दोबारा बनाना चाहता हूं। देखो ये हमने माना क्या है, जोग्राफिक मेरिडियन है। ये क्या है, जोग्राफिक मेरिडियन। मैंने लिया ये है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। सर
ठीक है, तो यहां पर आपका बन गया थीटा। थीटा क्या है? डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिक्पात कोण। आपके अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये आएगा मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर में बी। इसके बनेंगे दो कंपोनेंट, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। ये आएगा बीवी और ये आएगा बीएच, जिसको यहां ऐसे समझाया गया है। लेकिन यहां ऐसे समझाया गया है भैया, और ये जो एंगल है वो है डेल्टा। डेल्टा है आपका एंगल ऑफ डिप, जिसका दूसरा नाम क्या है? इंक्लिनेशन। दूसरा नाम क्या है? इंक्लिनेशन। आनति कोण, आनति कोण, उसको नति कोण और इसको आनति कोण कहते हैं। तो भैया अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, तो भैया BH बराबर आएगा बी कॉस डेल्टा और BV बराबर आएगा बी साइन डेल्टा। यस और नो? कंपोनेंट लेना हम जानते हैं। BH बराबर आएगा बी कॉस डेल्टा और BV आएगा बी साइन डेल्टा। दो इक्वेशन बन गई। इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में दो रिजल्ट आते हैं शानदार। पहला क्या है? यदि मैं 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा? BV अपॉन BH, BV अपॉन BH बराबर आएगा tan डेल्टा। तो भैया डेल्टा बराबर आएगा tan इनवर्स BV अपॉन BH। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ये मिलेगा। लेकिन यदि मैं कर दूं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो ये मिलेगा BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर बराबर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। तो यहां से देखो बेटा B बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ BH स्क्वायर प्लस का BV स्क्वायर। देखो ये पूरी कहानी प्रॉब्लम में पता है क्यों फंसती है? क्योंकि इसको 2D में लाया गया है, चीज 3D की चल रही है और लाया कहां गया है? 2D में। यस, इन दोनों रिजल्ट्स को आपको क्या रखना है? याद। इसको यहां पर देखो, डायग्राम के अंदर में समझो। देखो ये धरती पर आपने कोई भी पॉइंट लिया, ठीक है, देखो इस पॉइंट की यहां पर बात चल रही है। तो जो अर्थ का मैग्नेटिक, देखो NM यहां लिखा है, इस जगह पर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो भैया वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर इधर जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ ऐसे जा रहा है, और यही चीज यहां पर इधर आ रही है। अब देखो ये 3D के अंदर में समझने की कोशिश करो कि भैया वर्टिकल कंपोनेंट तो इधर आ गया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आ गया, मतलब देखो ये चीज जो है ना अंदर घुस रही है। ऐसे कैसे घुस रही है? अंदर की तरफ, है ना। सर पूछो ही मत सर, क्या करें सर, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बट मैं आपको बताऊं, आपके जो सवाल है ना सारे जो इस पे मिलेंगे वो इतने से ही कॉन्सेप्ट से आपके पास में हो जाएंगे, ठीक है। नाउ एक कॉन्सेप्ट और होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू डिप एंड अपरेंट डिप। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू डिप एंड अपरेंट डिप। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखो क्या है ये ट्रू डिप और अपरेंट डिप की कहानी बनती कैसे है, कैसे ये हमारे सामने आ रही है। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रू डिप है ये हमें मिलता है मैग्नेटिक मेरिडियन में, बराबर। और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? ये है आपका एक वर्टिकल प्लेन। ये क्या है? एक वर्टिकल प्लेन जो कहां से पास हो रहा है? पासेस थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ से, बराबर है। ऐसा ही कुछ है, यस और नो? हाँ, ये एक वर्टिकल प्लेन ही है। अब मान के चलो यहां पर इसके अंदर में जो डिप एंगल मिलेगा, इसके अंदर में जो इंक्लिनेशन आपको मिलेगा, इस इंक्लिनेशन को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप,
और इस एंगल ऑफ डिप को ही हम कहेंगे कि ये है आपका ट्रू डिप, ये है आपका ट्रू डिप। बात समझ में आई? अब सोचो कि ऐसा हो जाए कि आपके पास में कोई एक दूसरा प्लेन है, अनादर प्लेन, कंसीडर अनादर प्लेन एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन। इस मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल पर एक यदि प्लेन है, तो इसको यदि मैं देखता हूं, मैग्नेटिक मेरिडियन को यदि मैं यहां बनाता हूं, देखो ये और ये रहा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। इस मैग्नेटिक मेरिडियन की कहानी ये है कि भैया ये रहा आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नेट, इसके आएंगे दो कंपोनेंट, एक ये आएगा BH और ये वाला वर्टिकल में नीचे जा रहा है BV। तो ये नीचे ऐसे ही चलना है। अब यदि मेरे पास में इससे अल्फा एंगल पर एक और प्लेन हो और उसके अंदर में यदि मैंने डिप को ऑब्जर्व किया तो उसे कहा जाएगा अपरेंट डिप। सो द डिप ऑब्जर्व, डिप या इंक्लिनेशन observed in this plane is called as apparent dip। क्योंकि वास्तविक जो एंगल ऑफ डिप है वो तो आपको मैग्नेटिक मेरिडियन में ही मिलने वाला है, लेकिन मान के चलो आपकी कई ऐसी सिचुएशन फंस रही कि वहां पे आपका मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं बनना है और आप किसी एक दूसरे प्लेन में बात कर रहे हो जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल पे है, तो भैया वहां पर जो आप डिप कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे उसे कहा जाएगा अपरेंट डिप। तो भैया इस ट्रू डिप और अपरेंट डिप में और ये जो प्लेन एंगल है अल्फा, इसके अंदर में जो रिलेशन होगा उसी को हमको यहां पर डिराइव करना है। तो भैया द इंक्लिनेशन, तो ये जो इंक्लिनेशन आएगा उसे नाम दे देते हैं डेल्टा डैश। ट्रू डिप अपरेंट डिप को क्या नाम दे देते हैं? डेल्टा डैश। तो भैया इसको समझिए कुछ कुछ ऐसे कि मान लो ये है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन, ठीक है, ये क्या है? ये एक प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन का। तो यहां से अल्फा एंगल पर आपका क्या है? ये है आपका दूसरा प्लेन। अब ये दूसरे प्लेन को कैसे बनाया है कि भैया एक प्लेन ऐसे बनाया और एक प्लेन ऐसे बना के रख दिया। मतलब देखो अभी मैं आपको समझाने के पॉइंट से बता रहा हूं कि देखो ये खड़ा है, ये ऐसे मैग्नेटिक मेरिडियन बनाया और इससे कुछ एंगल पर, हो जा भाई सीधी, इससे कुछ एंगल पर ये क्या है? दूसरा प्लेन। ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन और ये कुछ एंगल पर क्या है? दूसरा प्लेन है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? अल्फा। अब चूंकि ये मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन को ऐसे बनाया है, इसका मतलब यह है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये बनेगा BH और यहां पर ऐसा बनेगा आपका BV। ठीक है, अंदर या बाहर जो भी है बनाना है। अब मैं अंदर ले लूं या बाहर ले लूं? बाहर ही, अंदर ही ले लेते भाई, नहीं तो उसमें और लफड़ा करेंगे कई लोग कि भैया ये सर वो तो अंदर जा रही थी ना, तो भाई उधर से इधर देखोगे तो इधर आ जाएगी, क्या दिक्कत है? तो ये आ गया। अब यहां पर क्या हो रहा है? अब इसके अंदर का जो हमें डिप चाहिए तो वो कहां से लाएं? तो रुको जरा, इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसके भी तो दो कंपोनेंट होंगे और उसका एक जो कंपोनेंट है वो इस प्लेन में आएगा जो आएगा BH cos अल्फा, एक आएगा BH sin अल्फा जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, पर चलो मैंने यहां पर बना दिया। अब इसको यदि मैं प्रॉपरली एनालाइज करने की कोशिश करूं तो कहानी सिंपल ये आएगी कि यदि ये है आपके पास में मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैंने लिया आपके पास में मैग्नेटिक मेरिडियन, तो यहां से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वो होता है थीटा एंगल पर, जो कि डिक्लिनेशन वाला एंगल होता है। और इसके बेसिस पर यहां पर ये आएगा आपका अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट और इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो यहां आएगा। यस और नो? सर जी बात तो सही है। अब यदि ये भी आएगा तो ये आपका क्या बनेगा? डेल्टा।
लेकिन कहानी क्या है मुझे इसके हिसाब से समझनी है। देखो ये तो वो कहानी मैग्नेटिक मेरिडियन, कुछ गलती कर दी क्या मैंने? हाँ नहीं सही है। क्या ना कई बार ऐसा लगता है कि एक्चुअली टॉपिक ही ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है कि जिसमें समझने में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो भैया नहीं रे यार, गलती कर रहा हूं मैं कुछ तो, ये मैग्नेटिक मेरिडियन से, हाँ एक्चुअली मैंने क्या ना दो डायग्राम को दिमाग में मिक्स कर दिया। सुनो जरा, सुनो जरा, मैंने दो डायग्राम्स को दिमाग में मिक्स कर दिया। वो क्या कर दिया, ये वाला जो है ना, जो पूरा ही मिटा ही लेता हूं, खत्म करो कहानी को। देखो समझना जरा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन वाला था, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन वाला था, और इसके बाद में ये हमारे पास में मैग्नेटिक मेरिडियन का आया था कि नहीं आया था। तो ये आपके पास में बी था, तो ये अच्छा इसको कलर देना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये आपका बी एच था, ये आपका बीवी था, ये आपका बी, तो ये डेल्टा और ये थीटा था। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं सुनना जरा, यदि ये मेरे पास में मैग्नेटिक मेरिडियन को यदि मैं ऐसे घुमा लूं थोड़ा सा, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन को घुमा लूं, तो यहां पर जो एक प्लेन बना होगा मेरे पास में, ये वो दूसरा प्लेन है। ये क्या है, वो दूसरा प्लेन है। इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर, ये बी ऐसे आएगा। तो इस प्लेन के अंदर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो बी एच डैश, और ये आएगा बीवी डैश। तो ये जो एंगल आएगा वो डेल्टा डैश, क्योंकि ये वो दूसरा प्लेन है जो कितने पर है, कितने पर है बेटा, ये है अल्फा एंगल पर अनादर प्लेन, ये दूसरा वाला प्लेन। देखो मैंने वही बोला ना, दो एंगल्स को मैंने मिक्स कर दिया, क्योंकि यहां से डेल्टा ये आएगा और यहां से ये आएगा। तो जरा ध्यान से देखना बेटा, टेन डेल्टा बराबर ये तो आएगा आपके पास में बीवी अपॉन बी एच, सही बात है। और मैं वहां से देखूंगा तो मेरे पास में आएगा टेन डेल्टा डैश बराबर बीवी डैश अपॉन बी एच डैश, यही आएगा क्या, देखना यहां पर टेन डेल्टा डैश क्या बी डैश एच ही आएगा। अच्छा ये जो बी एच डैश है, बी डैश एच जो है वो देखो, ये अनादर प्लेन जो है मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल वाला जो प्लेन है, क्या उसके जैसा है? देखो इससे ही अलाइन हो रहा है, क्या उसी से अलाइन हो रहा है, यस और नो? तो आपने बोला सर जी हां। और जो बीवी जा रहा है वो भले मेरा इधर में यहां पर दिख रहा है, ये इससे अलाइन हो रहा है, क्योंकि ये देखो मैंने कैसे बनाए थे, अंदर, याद करो। देखो यार ये बड़ा समझाने में बड़ा दिक्कत जाता है इसको। देखो ये ऐसा था और ये इसके साथ में ऐसा था ना, अरे यार देखो ये ऐसे है और ये ऐसे है, क्या समझना जरा, मैं भले फ्रेम से बाहर चले जाऊं, ये ऐसे है और ये ऐसे है क्या। तो देखो भैया एमएम, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन का, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बीएच जो बन रहा है, ठीक है, ये वाला हरा जो बीएच दिखाया है मैंने, और ये वो दूसरा प्लेन है जो अल्फा एंगल पर है। अब समझिए जरा कि जो बीवी मैंने दिखाया है वो किधर है, अंदर है बीवी, अंदर क्या है बीवी। अब इस प्लेन में आके देखोगे तो इस बीएच का एक कंपोनेंट इधर में आएगा, बीएच कॉस अल्फा, वो ठीक है, उसको पड़े रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस प्लेन के अंदर में, इस प्लेन के अंदर में, इस प्लेन के अंदर में जब मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा तो वो कहीं अंदर आएगा और इसका एक बी एच डैश इधर आएगा और एक बीवी डैश इधर आएगा। तो ये वाला जो बी डैश वी है, देखना इस लाइन के अलोंग, देखो इसको टेढ़ा पकड़ रहा हूं, इस लाइन के अलोंग जो बी डैश वी है और इसको खड़ा करने पर इधर का जो बीवी है, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऐसे अंदर की तरफ, बस उसको यहां पर बनाया ऐसे है। कुछ नहीं आया सर समझ में, फिर से बताता हूं, एक बार ध्यान से सुनना। ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है जिसे डिक्लिनेशन कहते हैं, और मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर में नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है, तो वहां पर बीएच और बीवी के बीच का एंगल एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन कहलाता है। मतलब ठीक है, अब हमने क्या बोला कि भैया मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसे जा रहा है, मतलब ये आपका एक मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। अब मेरे पास दो पुट्ठे नहीं है स्ट्रॉन्ग वाले, तो मैं दिखाता ऐसे, और हाथ तो दो ही है ना, मैं कितना भी कर लूं। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाला ऐसे गया, इससे किसी एंगल पर एक दूसरा प्लेन है जो यहां पर है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा।
अब चूंकि ये मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन को अंदर घुसाया वर्टिकल प्लेन को, तो भैया इसका एक, इस मैग्नेटिक मेरिडियन को जैसे बनाते हैं उसी के साथ में BH बनता है और अंदर में BV बनता है। तो भैया ये BH हो गया ऐसे, ये आपका BH हो गया यहां का मैग्नेटिक मेरिडियन में, और ये BV हो गया अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। जो दूसरा प्लेन है वो अल्फा एंगल पर है या नहीं, तो उसको मैं यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया इस वाले प्लेन के अंदर में भी इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा, क्योंकि इसमें यहां पर जो मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा वो इस प्लेन में आ रहा है, इसका B' इधर आएगा और B' इधर आएगा, और इस वाले का मैग्नेटिक मेरिडियन में BH इधर आया था और BB इधर आया था। तो इसका और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, वो दोनों क्या हो गए, अलाइन हो गए। क्या हो गए, अलाइन हो गए। मतलब मेरे पास में यहां पर जो B' है वो वास्तविकता में BH cos अल्फा है, और जो B' है वो वास्तविकता में BB है। सो एट द एंड therefore tan डेल्टा डैश बराबर ये आएगा BV और ये आएगा BH cos अल्फा। BV अपॉन BH क्या बनेगा बेटा, tan डेल्टा अपॉन cos अल्फा। एक लास्ट 100 बातों की एक बात, रिजल्ट को याद रखना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं जानता हूं ये लेक्चर बहुत डिफिकल्ट गया है, पूरा बाउंसर गया है, आप में से कई लोगों की शिकायत होगी इस बात को लेकर के। देखो, अपर एंड डिप, ट्रू डिप और प्लेन का एंगल, बस इतना ध्यान रखो, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल दिया ही होगा मैंने यहां पर डेफिनेटली। देखो, अ प्लेन विच इज इंक्लाइन टू 60 डिग्री फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन हैज अपरेंट एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री, फाइंड ट्रू डिप। तो भैया देखो, डेल्टा डैश दिया है 30, अल्फा दिया है 60, सही है। आप सिंपल रिलेशन याद रखो, tan डेल्टा डैश बराबर tan डेल्टा अपॉन कॉस अल्फा। ये आएगा tan 30 बराबर tan डेल्टा, ये तो निकालना है, अपॉन कॉस 60, सही बात है क्या। बस, तो tan 30 कितना होता है, 1/√3 tan डेल्टा, और cos 60 होता है 1/2, सही है ना। चल थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं, तो भैया इसको देखेंगे, तो देखो ये उधर जाएगा, तो इट एम्प्लाइज क्या बनेगा देखना, tan डेल्टा बराबर 1/2 अपॉन √3, तो आपके पास में आएगा tan डेल्टा बराबर 1/2√3, सही कर रहा हूं ना, 2 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, सही है। तो डेल्टा बराबर आएगा tan इनवर्स 1/2√3। बुकलेट के अंदर में करेक्शन कर लेना, वहां पे शायद 2/√3 हो गया है, या √3/2, जो भी हुआ है 2/√3 हुआ है, उसको करेक्ट कर लेना 2/√3 को। ठीक है, ये एक सवाल है। और है क्या एक सवाल, हाँ भैया, ये सवाल है 2019 के एग्जाम का। एट अ पॉइंट ए ऑन द सरफेस द एंगल ऑफ डिप ये है और बी पर ये है, तो वी कैन इंटरप्रेट। तो भैया एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव होगा नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में। अब ये चीज एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखी, उन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछा। और ये वाली नेगेटिव होगा साउदर्न हेमीस्फीयर में, साउदर्न हेमीस्फीयर में। ठीक है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और साउदर्न हेमीस्फीयर में। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव कहां होगा, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, नेगेटिव कहां होगा, साउदर्न हेमीस्फीयर में। ए जो है वो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में और बी कहां है, साउदर्न हेमीस्फीयर में है, अर्धगोला जो हम बात करते हैं। देखो भाई, अरे यार, यहां पर एंगल ऑफ डिप के बारे में और कुछ चर्चा करिए क्या।
In most of northern hemisphere, the north pole of the dip needle tilts downward. Likewise, in the most of the southern hemisphere, the south pole of the dip needle tilts downward. मतलब तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, किसी को ही नहीं पता चला ये एनसीईआरटी में, क्योंकि क्या ना, कहानी को इन्होंने ऐसे दिया है भैया कोई ना तो अच्छे से समझ पाए ना कुछ कर पाए। ठीक है, इसके बाद ये अगला टॉपिक आएगा ही आएगा। फिर इसमें आपको जो पढ़ने की इच्छा हो तो इसको पढ़ लेना भाई, बाकी कुछ है नहीं इसमें। जो रिलेशन है वो मैंने सारे के सारे यहां पर आपको बतला दिए हैं। इसके बाद एक सवाल और है क्या, बस मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, ये रहा नीट का ओडिशा का 2019 का सवाल है ये। The relation among the three elements of Earth's magnetic field, namely horizontal component H, vertical component V and dip delta R, BE को टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिया गया है। तो भैया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो H क्या आएगा, BE cos डेल्टा, और V क्या आएगा, BE साइन डेल्टा। सही है क्या? बस इसको ढूंढो कहां दिया है। H को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माना है, हमने उसे BH लिया था। यही टाइप के सवाल आने भाई इसमें से। तुम सोच रहे हो कि बहुत कोई टॉपिक समझ में नहीं आया सर, अब क्या करें सर, बाल उखाड़ के फेंक दे क्या सर के, कुछ नहीं होना है, सवाल ऐसे आने। तो H बराबर बी कॉस डेल्टा, V बराबर बी साइन डेल्टा, और ये रहा ऑप्शन नंबर 3 में। बाकी दिमाग लगाना ही नहीं है, क्यों जबरदस्ती उलझना है। ठीक है, कहानी क्लियर है। चलो ठीक है, यस और नो। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी कहानी, उसे अब हम यहां पर समाप्त करते हैं और लेक्चर को भी यहां पर समाप्त करते हैं। ठीक है, श्योर, ओके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। तो तब तक के लिए